तो इस तरीके से आप अगर सभी मेरिडियंस को आत्मसात कर लेते हैं तो आपको धीरे धीरे डायग्नोसिस भी आपको करने आ जाता है कि हमारे किस मेरिडियन में पेन है। तो अगर हमें 5 एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना है तो उस मेरिडियन पर हम ट्रीटमेंट करेंगे, चाहे वो ब्रेन से ही रिलेटेड क्यों नहीं हो फिर भी काम करेगा, क्योंकि आपका 6 की में हम ब्रेन भी लेते हैं, ब्रेन का पॉइंट भी लेते हैं। तो इसी तरीके से आपका यहाँ से कौन सी मेरिडियन जा रही है, यहाँ पे आपकी जीबी है, यहाँ से यूबी जा रही है ऊपर की तरफ, UB1 यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पे ST1 यहाँ से नीचे से कंटिन्यू होकर के आपके एब्डोमिनल एरिया से नीचे जा रही है, और यहाँ पे आपका GB1 है, यहाँ से इस तरह से पूरे हेड रीजन को कवर करता हुआ और यहाँ से होते हुए आपके चेस्ट रीजन से होते हुए आपके टांगों से होते हुए नीचे की तरफ पैर की टोज में जाके खत्म होती है। तो इसी तरीके से आपको सभी मेरिडियंस का फ्लो पता होना चाहिए आपको डायग्नोसिस के लिए। अगर आपको मल्टीपल प्रॉब्लम में डायग्नोसिस करना है तो आपका बेस आपका ट्रेटाइज 1 ही है, मेरिडियन ही है आपका जो हम इसमें यूज करते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है, जैसे मान लीजिए कि आंखों में जो है यहाँ पर पूरी आंखों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर इसका फर्स्ट पॉइंट आप देखते हैं UB1 ST1 GB1, इसका लास्ट पॉइंट पे अगर हम ट्रीटमेंट कर दें तो पूरी आंखों का इलाज हमारा हो जाता है। तो आपको डायग्नोसिस के लिए जो पहला स्टेप है, आपकी थेरेपी के अकॉर्डिंग आपके मेरिडियंस, एक एक मेरिडियंस की वीडियो देखिए और उसके बाद आपकी हाथ की हथेली पर जो मेरिडियंस है, फिंगर्स पे है जो, उसको साथ के साथ देखिए। तो आपको याद तो नहीं होगा एक बार देखने से या 2 बार देखने से या 5 बार देखने से, लेकिन इतना आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यहाँ से स्टमक मेरिडियन मूव करती है या किडनी मेरिडियन मूव करती है या हार्ट मेरिडियन मूव करती है, एक आपको आभास हो जाएगा आपको। तो ये आपका आभास आपको माइंड में क्लिक करेगा कि हमें बुक्स में देखना चाहिए कि ये मेरिडियन जो हमने हमने माइंड में हमारे आया है वो सही है या नहीं है, और वो मेरिडियन है तो उस मेरिडियन पर हम ट्रीटमेंट करेंगे और ठीक हो जाएगा। अगर आपने 5 एलिमेंट पढ़ा हुआ है तो उस मेरिडियन का विंड पॉइंट सेलेक्शन कर देंगे, किसी भी तरह के पेन को कम करता है विंड पॉइंट को सेलेक्शन करने से। अगर पेन तीखा है, जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया होता है, उसका पेन बहुत ही तीखा होता है। तीखा पेन, तीक्ष्ण पेन, यानी कि हीट एलिमेंट बढ़ी हुई है तो उसका हीट और हॉटनेस, न्यूरोलॉजिकल पेन में आपका हॉटनेस आएगा, तीखा पेन आपका हीट और न्यूरोलॉजिकल पेन आपका हॉटनेस। सबसे तीखा दर्द वो न्यूरोलॉजिकल पेन होता है, तो उसमें हम हॉटनेस पॉइंट का यूज करते हैं उस मेरिडियन पर जाकर के। साथ में लोकल पॉइंट, जैसे हमने डिस्टल पॉइंट पढ़ा है, इस एरिया को डिस्टल पॉइंट हमारा LI4 है, तो साथ में उन पॉइंट के साथ हम एडिशनल पॉइंट करना है तो LI4 डाल दिया। उस ऑर्गन का हम सोर्स पॉइंट और जीक्लेट पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं अगर उससे आराम कम मिल रहा है तो इस तरीके से आपके प्रोटोकॉल्स तैयार होते हैं। तो हम आगे जाने से पहले इसके हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ट्रेटाइज 7 आप लोगों में से कुछ लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा और पढ़ के समझने की कोशिश भी किया होगा, और बहुत सारे लोग आप लोग ट्रीटमेंट भी करते हैं इस बुक्स को देख करके, क्योंकि इसमें प्रोटोकॉल से भरा पड़ा हुआ है। तो इस बुक को जो है एक बार पढ़ना समझना है कि कैसे पढ़ना है इसका। बहुत सारी चीज़ें पढ़ के समझ में आ जाती है, लेकिन
एक तरह से समझिए कि हम हमारे आपके बीच में या हम लोग मिल करके इस बुक को पढ़ने जा रहे हैं, रीड करने जा रहे हैं, रीड करके एक दूसरे से समझेंगे हम इसको। जो आपके पढ़ने लायक होगा उसको हम छोड़ देंगे, केवल आपको ब्रीफ करके आगे बढ़ जाएंगे। जो पढ़ने वाला होगा उसको पढ़ के हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग का चैप्टर 1 है, जो खेमका जी ने जो है चैप्टर 1 में जो दिया हुआ है कि व्हाट इज डिजीज। डेफिनेशन ऑफ एक्यूपंक्चर आप ये पढ़ लीजिएगा। तो व्हाट इज डिजीज, फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज। तो डिजीज हमारा फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, और बौद्धिक जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं वो भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास कोई पेशेंट आ रहा है तो उसकी फिजिकल प्रॉब्लम और मेंटल प्रॉब्लम और उसकी जो बौद्धिक एक्टिविटीज है उनको हम पूछते हैं, पूछ करके हम उसको ऑर्गन से कोरिलेट करते हैं और कोरिलेट करके उसको हम बैलेंस करते हैं पॉइंट्स के माध्यम से। पॉइंट्स कैसे हम लेंगे वो हम आगे आएंगे। अभी हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि हम डायग्नोसिस के हमारे तरीके क्या हैं। दूसरी चीज हमारे इस थेरेपी में सहज और असहज बताया गया। इस थेरेपी में हम किसी बीमारी का नाम नहीं देते हैं, जैसे होम्योपैथ में ट्रीटमेंट सिम्टम्स पे करते हैं, और हम लोग अपने टीसीएम में, चाइनीज कॉन्सेप्ट में, कोरियन कॉन्सेप्ट में हम लोग एनर्जी को डायग्नोज करते हैं कि एनर्जी का इम्बैलेंस देखते हैं, और उसका एनर्जी का जो इम्बैलेंस होता है उसको हम सहज और असहज। सहज का मतलब आपको ठीक लग रहा है तो आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट यानी कि असहज है तो वो हमारा एक बीमारी का रूप है। तो इसी तरीके से आपका जो है तो आपका फिजिकल, मेंटल और बौद्धिक एक्टिविटीज में किसी भी तरह का असंतुलन हो जाए, किसी भी तरह का असहजता महसूस हो, तो वो उसको हम बीमारी का नाम देते हैं। फिर इसके बाद आपका क्लिनिकल कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज बताया हुआ है। इसमें सहज और असहज, सहज क्या होता है और असहज क्या होता है। तो इसमें हमें बुक्स को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप बुक्स में से पढ़ लीजिएगा। जिसके पास बुक्स नहीं है वो जब आप बुक्स ले लेंगे तो इसको इसमें से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हिस्ट्री के रूप में है, जो आपके पढ़ने के लिए है। जैसे सहज और असहज की बात करते हैं तो किसी भी चीज़ की असहजता, चाहे वो सिर में भारीपन हो या दांत में दर्द हो, तो आपका उस बीमारी का नाम कोई नहीं है, केवल असहज फीलिंग हो रहे हैं, एनर्जी का इम्बैलेंस है, उसे हमें बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है, मेरिडियंस को जान करके। तो इस चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, चाइनीज एक्यूपंक्चर में शरीर में बाहर के संकेतों, चिन्हों एवं रोगों को देखकर शरीर के अंदर के ऑर्गन की कार्य क्षमता को संतुलित कर रोगों का उपचार किया जाता है। चाइनीज रोग निदान डायग्नोसिस पाश्चात्य रोग निदान से सर्वथा भिन्न है। सर इंग्लिश में कौन सा पेज है? इंग्लिश में पेज नंबर आपका 2 है, सेकेंड पेज है।
इसमें मिल गया आपको? यस सर। जी जी। जैसे इसमें लिखा हुआ चाइनीज डायग्नोसिस इज entirely different from the Western diagnosis method. If a person suffers from lack of decision-making ability, then in Chinese acupuncture it is called deficiency of gallbladder. तो आप इसको डायग्नोसिस इस तरीके से इसमें समझाया गया है आगे के चैप्टर्स में। इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है आपको केवल कि अगर आप लैक ऑफ डिसीजन है तो इसमें जो है आपकी गॉलब्लैडर की डिफिशियंसी बता रही है। गॉलब्लैडर की मेरिडियंस पर हम जाते हैं, गॉलब्लैडर की मेरिडियंस पर जा करके उसकी डिफिशियंसी के जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम अप्लाई करते हैं। डिफिशियंसी को कौन ठीक करता है? जैसे आपका सोर्स पॉइंट, आपके जितने भी ऑर्गन की डिफिशियंसी होगी उसका सोर्स पॉइंट उसकी डिफिशियंसी को पूरी करता है। तो जैसे गॉलब्लैडर है, गॉलब्लैडर का सोर्स पॉइंट है GB40, ये आपके ट्रेटाइस पार्ट 1 में लिखा हुआ है। तो GB40 को हमने टोनीफाई कर दिया तो गॉलब्लैडर की डिफिशियंसी उससे ठीक होती है। तो इस तरीके से जो है हम लोग आगे डायग्नोसिस करते हैं इसमें। द पर्सन एबिलिटी टू टेक डिसीजन इंक्रीज mostly again it is if a person feel very thirsty, बहुत ज़्यादा प्यास महसूस करता है, then his body has not बॉडी हैज हॉट कंडीशन। अगर वो प्यास ज़्यादा महसूस कर रहा है तो इसका मतलब कि हॉट कंडीशन है। हम 5 एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग हॉट कंडीशन उसको डायग्नोज किया। बट इफ ही डज नॉट फील थर्स्टी देन हिज बॉडी हैज कोल्ड कंडीशन। बाय बैलेंसिंग बोथ दिस कंडीशन थर्स्ट गेट्स बैलेंस्ड। यानी कि आप प्यास महसूस कर रहे हैं तो हॉट कंडीशन है और प्यास नहीं महसूस कर रहे हैं तो कोल्ड कंडीशन है। तो जिन्होंने 5 एलिमेंट थ्योरी पढ़ा हुआ है वो इस बात को समझ पा रहे होंगे। हम 5 एलिमेंट को थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं कि हमारा शरीर जो है 5 एलिमेंट से बना हुआ है। 5 तत्व में आपके आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और वाटर, ये 5 तत्व है। इस 5 तत्व का इम्बैलेंस ही हमारे बॉडी में बीमारी या असहजता कह सकते हैं। पांचों में से कोई भी तत्व, और हमने बताया था 5 एलिमेंट पढ़ाते हुए कि हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सभी ऑर्गन्स में भी 5 एलिमेंट्स होते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि कण कण में भगवान, उसके अकॉर्डिंग आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, उन सभी ऑर्गन में 5 तत्व होते हैं आपके। तो हम 5 तत्व में उसकी एनर्जी क्या है? जैसे आपकी वायु तत्व है, वायु तत्व की एनर्जी विंड, विंड में मूवमेंट होता है। उसके बाद आपका हीट, अग्नि तत्व है, फायर, फायर की एनर्जी हीट। फिर उसके बाद आपका हॉटनेस, हीट और हॉटनेस दो एनर्जी है फायर का। उसके बाद अर्थ की ह्यूमिडिटी एनर्जी है, और आकाश तत्व यदि मेटल एलिमेंट का आपकी ड्राइनेस एनर्जी है, वाटर का आपका कोल्डनेस एनर्जी है। तो इस एनर्जी को पहचानना आपको आना चाहिए कि कौन सी एनर्जी बढ़ी है, कौन सी एनर्जी घटी है। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हमारे नेचर में अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो तो बाढ़ आ जाती है, तो यानी कि वाटर एलिमेंट का इम्बैलेंस। बारिश हो ही ना तो सूखा पड़ जाता है, यानी कि ड्राइनेस एनर्जी का इम्बैलेंस। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे नेचर में अगर बारिश ना हो तो ड्राइनेस बढ़ जाती है, दीवारें फटती हैं, ज़मीन फटते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडी में
अगर जल तत्व बढ़ जाए तो स्वेलिंग होगा, वाटर एलिमेंट यानी कि एक्सेस हो गया, हीट एलिमेंट अगर बढ़ गया तो ड्राइनेस होगी, होंठ फटेंगे, एड़ियाँ फटेंगी, स्किन डिजीज होगा। इस तरीके से अलग अलग एलिमेंट्स का इम्बैलेंस हमारे बॉडी में प्रॉब्लम लेकर आती है। यही हमारा डायग्नोसिस है। तो जैसे स्टमक में हीट बढ़ा तो आपको गैस बनती है। तो क्या इम्बैलेंस हुआ? स्टमक में हीट का इम्बैलेंस हुआ। इसी तरह से आपको प्यास नहीं लग रही है तो हीट का इम्बैलेंस है। प्यास ज़्यादा लग रही है तो वाटर एलिमेंट का इम्बैलेंस है। अब जैसे जुलाई अगस्त में ह्यूमिडिटी सीजन हो जाता है तो इसमें अर्थ एलिमेंट यानी कि ह्यूमिडिटी एनर्जी का इम्बैलेंस होता है। उससे रिलेटेड हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स आती है। तो इस तरीके से हम लोग बीमारियों को 5 एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग डायग्नोस करते हैं। तो जो लोग 5 एलिमेंट की क्लास नहीं किए हुए हैं वो कभी हमारा 5 एलिमेंट पे क्लास होगा तो ज़रूर करेंगे। और जो फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास होती है उसमें ये कराया जाता है, अलग से भी कराते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हम लोग इम्बैलेंस को देखते हैं। उसके बाद दिया हुआ आपका कॉज ऑफ डिजीज। फिर उसके बाद ये तो हमारे डायग्नोसिस करने के तरीके हो गए कि हम एलिमेंट्स वाइज बीमारी को डायग्नोस करते हैं। उसके बाद बीमारी का कारण क्या है वो खोजते हैं। कैसे खोजते हैं? पेशेंट से पूछ करके, पेशेंट्स की रिपोर्ट्स को देख करके। इसमें आपका दिया हुआ इन चाइनीज एक्यूपंक्चर बैलेंस इन द बॉडी इज द की ऑफ गुड हेल्थ, बैलेंस इन रेस्ट एंड वर्क, बैलेंस इन द फूड, बैलेंस इन द सेक्सुअल एक्टिविटी, बैलेंस इन इमोशन, बैलेंस इन द वाटर, ब्रिंग अबाउट बैलेंस इन द बॉडी। तो जो भी आप खाते हैं पीते हैं, आपकी जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी आपकी लाइफ स्टाइल है, तो जब भी कोई पेशेंट आता है तो उसकी लाइफ स्टाइल को पूछ करके डायग्नोस करते हैं कि वो टाइम से सोता है कि नहीं सोता है, टाइम से खाता है कि नहीं खाता है, टाइम से पीता है कि नहीं पीता है, पानी हमें 2 से 3 लीटर पीना चाहिए तो पीता है कि नहीं पीता है। अगर नहीं पीता है तो इम्बैलेंस होगा, कम ज़्यादा पीता है तो भी इम्बैलेंस होगा। अगर टाइम से नहीं सोता है तो भी इम्बैलेंस होगा, ज़्यादा सोता है तो भी इम्बैलेंस है, कम सोता है तो भी इम्बैलेंस है। तो ये सारी चीज़ें हमारी डायग्नोसिस में शामिल होती है कि पेशेंट की जो बीमारी है उसको कारण को जानना, काज को जानना। अगर काज को आप जानेंगे तब आपकी डायग्नोसिस परफेक्ट होगी। आपने ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट देने के बाद उसकी प्रॉब्लम बढ़ गई और आपसे कंप्लेन करता है कि हम तो इलाज करा रहे हैं फिर भी बढ़ गया, तो फिर आप उसके कॉज को जानेंगे क्यों बढ़ गया, उसने ऐसा क्या किया पेशेंट ने कि बढ़ गया। या तो गलत खाया, या तो गलत पिया, या फिर उस दिन की लाइफ स्टाइल कुछ ना कुछ चेंज रही, या उसके इमोशंस में कोई चेंजेस आए, कोई उनके साथ ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से वो टेंस हो गए, स्ट्रेस में हो गए, या शॉक लग गई किसी बात का, या कहीं स्लिप कर गए, गिर गए, कहीं कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉज होता है। तो ये सारे कॉज हमें कैसे पता चलते हैं? पूछ करके, पेशेंट से पूछ करके ये सारे चीज़ हमें पता चलती है। तो इस तरह से हम कॉज को खोजते हैं। तो कॉज कोई भी हो सकता है। आप जितनी पेशेंट की सुनेंगे और जितनी जो है उससे पूछेंगे उसी से आपकी डायग्नोसिस बनेगी आपकी कि आपको क्या ट्रीटमेंट देना है। फिर इसके बाद आपको जो है कॉज के 3 फेजेस दिए गए यहाँ पर: पेरेंटल पीरियड, चाइल्डहुड पीरियड और एडल्ट लाइफ। अगर किसी की क्रॉनिक बीमारी है और वो ठीक नहीं हो रहा है तो फिर हम उसकी
पेरेंटल पीरियड को देखते हैं कि बच्चे के बर्थ से पहले जो हमारे पास पेशेंट आया है उसकी जो बीमारी है, कहीं उसके माँ बाप की बीमारियों से तो नहीं जुड़ा हुआ है। हेरिडिटरी जिसको कहते हैं कि हेरिडिटरी बीमारी है। जैसे अगर मान लीजिए कि बच्चे का पिता स्मोकिंग करता हो, तो उसकी होने वाली संतान के लेफ्ट लंग्स में प्रॉब्लम आती है। और बच्चे के बर्थ से पहले उसके माँ को कभी भी टीबी रहा हो, तो उसके बच्चे के राइट लंग्स में प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से हम फिर उस पेशेंट के पेरेंट्स की भी हिस्ट्री लेते हैं। अगर कोई ऐसा केस जो ठीक नहीं हो रहा है या हमें डायग्नोसिस करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो पेरेंटल हिस्ट्री भी लेते हैं कि उसके बर्थ के पहले उनकी क्या प्रॉब्लम थी। ये तो हो गई कि उसके लंग्स में प्रॉब्लम आ गई, और लंग्स में जब प्रॉब्लम आएगी इन स्मोकिंग की वजह से या टीबी की वजह से पेरेंट्स की, तो उसके आइज में प्रॉब्लम आ जाती है। आइज में प्रॉब्लम क्या होता है? मैकुलर डिजेनरेशन। उसकी आंखें से दिखाई देना बंद हो जाता है, जिसका कोई इलाज नहीं। पूरी लाइफ इलाज करा लीजिए और उसका ट्रीटमेंट आप मेडिकली नहीं हो पाता है। आप केवल जो भी मेडिकली ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको रिलीफ तो मिलता है, लेकिन काम चलने भर का, कि चलिए काम चल जाता है, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो थोड़ी कम हो जाती है, बस इतना ही होता है। क्योंकि वहाँ पे कॉज का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, आइज का ट्रीटमेंट हो रहा है। केवल आइज में मेडिसिन डाली जा रही है, या आइज का सर्जरी हो रहा है, या आइज में जो है इंजेक्ट करके कोई मेडिसिन डाली जा रही है। ट्रीटमेंट आइज का हो रहा है वहाँ पर। जब तक कॉज का ट्रीटमेंट नहीं होगा तब तक उसको ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलेगा। हो सकता है कि इस थेरेपी से इस केस में पूरी तरह से ठीक ना हो, लेकिन हम कॉज का ट्रीटमेंट करेंगे तो काफ़ी हद तक सुधार किया जा सकता है। कुछ बीमारियां होती हैं जो क्रॉनिक केसेस में इस थेरेपी से भी पूरी तरह से ठीक तो नहीं होती है, लेकिन हम काफ़ी हद तक उसको ट्रीटमेंट देते हुए उसको रिकवर कर सकते हैं, लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो एक तो छोटा सा एग्जाम्पल था, इसमें बुक्स में भी लिखा हुआ है आपके, तो आप इसमें एक बार पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा कि जब भी कोई पेशेंट आए, जैसे डायबिटीज़ है, हेरिडिटरी हो सकती है, बीपी है, हेरिडिटरी हो सकती है। तो बहुत सी कॉमन बीमारियां जिसके बारे में हर आदमी जानता है कि ये बीमारियां हेरिडिटरी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर उसको डायबिटीज़ हो तो पेरेंट्स से ही आएगा, हाई बीपी है तो पेरेंट्स से ही आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है, अगर है उसको तो हमें पूछना चाहिए कि जो है आपके पेरेंट्स को तो नहीं था, या आपके फैमिली में किसी को तो नहीं था। तो इन सब चीज़ों से भी हम डायग्नोस करते हैं। तो एक तो पेरेंटल हो गया, दूसरा हो गया चाइल्डहुड पीरियड। चाइल्डहुड पीरियड क्या है आपका? बर्थ से लेकर के 18 ईयर्स तक। बर्थ से लेकर के 18 ईयर्स में आपकी, जब आपका बर्थ हुआ तो प्रॉपर मसाज हुआ कि नहीं हुआ, प्रॉपर फीडिंग हुआ कि नहीं हुआ, और जो भी लाइफ स्टाइल होती है उस समय आपका, जैसे जैसे आप बड़े होते गए उसके अकॉर्डिंग आपको उस तरह का डाइट पोषण आपको मिला कि नहीं मिला। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है फ्यूचर में प्रॉब्लम आने की। तो जैसे मान लीजिए 60 साल का कोई पेशेंट आया है, वो बीमारी है कोई ऐसी बताता है कि कहता है कि हमें तो ये प्रॉब्लम बचपन से ही है, जब से होश संभाला तब से बीमारी है। तब उसकी पूरी हिस्ट्री लीजिए, पहले पेरेंट्स की हिस्ट्री लीजिए, फिर आपके बर्थ के बाद
आपकी क्या हिस्ट्री रही है, कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ था, कोई सर्जरी तो नहीं हुई थी, कभी एडमिट तो नहीं हुए थे, कभी कोई ऐसी बीमारी जिसकी वजह से आप काफ़ी लंबे समय तक एडमिट रहे हों। जैसे मान लीजिए टीबी हुआ हो बचपन में, जॉन्डिस हुआ हो, या किसी भी तरह का क्रॉनिक प्रॉब्लम हुई हो, या मेजर कॉम्प्लिकेशन हुआ हो, जिसकी वजह से उस पे प्रॉपर केयर नहीं किया गया, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, तो वो प्रॉब्लम आपका मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ता है और उसकी वजह से मल्टीपल सिम्पटम्स आपके बढ़ते चले जाते हैं। तो आपको जो है 18 साल की एज तक में क्या सिम्पटम रहे वो भी जानना पड़ता है क्रॉनिक केसेस में। इसके बाद आता है आपका एडल्ट, यानी कि 18 साल से लेके आपके डेथ कंडीशन तक। 18 साल से डेथ